उसमें मैंने ऑप्शंस जानबूझ के टफ डाले हैं। सिमिलर वाले। हाँ एमसीक्यू है, जानबूझ के रखे हैं, जानबूझ के रखे मैंने। क्वेश्चन तो वही सब आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुमने ऐसा कि एक वो मिला लिया और वो हो गया। वो नहीं पर्पस है मेरा कि 4 में से 1 तुमने 1 मिला लिया, हाँ भाई तो राइट बी आंसर हो गया। ये नहीं, कम से कम तुम्हें 2 या 3 तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें 2-3 आना चाहिए। क्योंकि पर्पस क्या है, वो चीजों को याद कर देना कि वो कि मान लो जो हम कर रहे हम मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह के सवाल आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए हम बोले फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो पता ना आर्टिकल्स क्या होते हैं, है ना, अनुच्छेद। ठीक है, जो किताब आपकी है संविधान की, उसके अंदर जो लिखे हैं पॉइंट, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल जो 12 है और आर्टिकल 35 तक जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, तो पहले तो समझेंगे कि यार मूल अधिकार है किस चिड़िया का नाम। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी चुका हम लोगों को, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं, एक उसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या रहा है। मैंने एक बार आपको बताया था पहले कि सिविलाइजेशन जैसे ग्रो की है, जैसे आगे बढ़ी है, उस हिसाब से हम लोगों के राइट्स भी बढ़े हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा कि वैदिक काल या उस समय लोगों का एक ही मकसद है कि भाई पहले तो सरवाइव करो, ठीक है, उस कबीले में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके कोई राजा उन्होंने आपस में चुना, फिर उसकी परमानेंट सेना बनी, यही बना है परमानेंट सेना बनी। फिर इसी बीच में लोहे की खोज हो गई, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूं, ठीक है, लोहे की खोज हो गई, लोहे ने एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा दे दिया। ठीक है, जब एग्रीकल्चर आई, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, तो उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से परमानेंट आर्मी बनना शुरू हुई। परमानेंट आर्मी बनी तो राजा की ताकत ज्यादा बढ़ गई, राजा की ताकत बढ़ी तो अब उसको अपने कबीले पे नहीं बगल कबीले में भी राज करना है। उसने वहां अटैक किया, अपनी सेना को तैयार करके वहां पे अटैक किया। फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे कबीले थे वो बड़े कबीले हो गए, और बड़े कबीले जनपद बने, और जनपद से महाजनपद बन गए। ये हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अगर इसको और लेके जाएं आगे, अब महाजनपद बन गया है। अब महाजनपद का मतलब है कि ज्यादा एडवांस है, क्योंकि कबीले एक छोटे से बिल्कुल एक गांव में कुछ परिवार हैं, लेकिन जब महाजनपद बना इसका मतलब है कि वहां सिस्टम ज्यादा, वहां ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वहां पे सिस्टम बना हुआ है। पहला महाजनपद कौन सा है? मगध पहला महाजनपद है। ठीक है, तो वहां पे सिस्टम बन रहा है। अब सिस्टम इसी तरह से सिस्टम दुनिया में बने धीरे करके। फिर ये हुआ कि यार ये सैनिक जो हैं, ये तो चलो ठीक है लड़ रहे हैं हमारे लिए, लेकिन अब इनके इनके भी तो अधिकार होने चाहिए ना। अब जब थोड़ा स्टेबिलिटी आई यूरोप के, खासकर मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, तो क्या कुछ तो यार देना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ उनको बस आप भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, कोई जानवर तो है नहीं। ठीक है, तो वहां से कॉन्सेप्ट आया, खासकर ब्रिटेन से आया। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए इसका विकास स्टार्टिंग ब्रिटेन से हुई है, बट सवाल जो पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन में वो अलग तरीके से पूछेगा। स्टार्ट यहां से हुआ है। ठीक है, वो पूछेगा कि भारत में फंडामेंटल राइट्स कहां से आया है, कहां से इंस्पायर्ड है। वो अमेरिका से आया है, क्योंकि अमेरिका का लिखित है, ठीक है, और ब्रिटेन का अलिखित है, लेकिन शुरू यहां ब्रिटेन से हुआ है। और ब्रिटेन आप मान सकते हो ब्रिटेन हमेशा से ही आगे रहा है। ठीक है, और लगभग 60% दुनिया पे तो ब्रिटेन का ही राज रहा। तो आप समझो कि लीडरशिप तो वही दे रहा है ना। जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो गई तब तक ब्रिटेन ने ही लीड किया और पूरी दुनिया को सब कुछ दिया है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम लोग गरीब ऑलरेडी यार पीछे पिछड़े हुए हैं, हम क्या देंगे किसी को। अब ये अलग बात है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत कुछ हमने भी दिया, ऐसी बात नहीं। जो अध्यात्म वगैरह जो है वो सब हमारे ही देन है। ठीक है, हमारी कल्चर, लेकिन जो इसके पॉइंट से बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ क्या कि ये एक सम्राट है जॉन, उन्होंने 1215 में एक ना मैग्ना कार्टा साइन किया। मैग्ना कार्टा का मतलब बड़ा, मैग्ना बड़ा, और कार्टा का मतलब चार्टर में एक लेटर जो है पत्र टाइप का। तो एक अधिकार पत्र है ये, जो बहुत बड़े कुछ चेंजेस करने की बारी आती है तो उसमें मैग्ना कार्टा बोल देते हैं उसको। आज हम लोग आज भी वो शब्द इस्तेमाल करते हैं मैग्ना कार्टा का, जब कुछ बहुत बड़ा चेंज हो रहा हो, वहां पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ रहे हो, तो मैग्ना कार्टा बहुत बड़ा चार्टर है, बहुत बड़ा कोई लॉ बनाया गया। तो पहली बार 1215 में सम्राट जॉन ने मूल अधिकार संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज किया कि भैया ये तो मिलना चाहिए, कि मतलब कोई बंदा
पैदा हुआ है तो उसको जीने का अधिकार तो होना ही चाहिए। कोई बंदा अगर हमारे क्षेत्र में पैदा हो गया तो उसको पढ़ाई का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। मतलब ऐसे बेसिक, इसको कहते हैं नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून, जो एक प्रकृति देती है कि कोई भी पैदा हो जाएगा, बच्चा पैदा हो, इंसान पैदा हो, कहीं पर पैदा हो, तो प्रकृति आपको हवा देती है, पानी देती है ना, उसका अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, हवा सांस लेने का अधिकार। तो बस ये बेसिक लॉ है, ठीक है। अच्छा, इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत फंडामेंटल अधिकारों को दिया, ठीक है। मतलब अधिकार को सुरक्षा का आश्वासन कि भाई ये तो मिलेगा, आप हमारे यहां हो तो ये खाना तो मिलेगा, पानी तो मिलेगा, इतना तो मिलेगा आपको। अब उसके बाद आप क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है, ये मिडिवल टाइम चल रहा है। और मिडिवल टाइम में आप देखो ना कि मैंने पहले बताया कि सेकंड एडी से लगभग 14 एडी तक ये अंधकार युग चल रहा है यूरोप का। पता है कि नहीं पढ़ाई है? सेकंड एडी से लेकर 14 एडी तक अंधकार युग है, डार्क एज ऑफ यूरोप है। क्योंकि चर्च का बहुत कंट्रोल है, चर्च सब कुछ देख रहा है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, शादी ब्याह कर रहे हो, किससे शादी कर रहे हो, प्रॉपर्टी में क्या होगा, किसको मिलेगी, पापा मरेंगे तो बेटे को मिलेगा कि बेटी को मिलेगी, किसको मिलेगा, सब कुछ चर्च देख रहा है। स्टेट भी कमजोर है एक तरह से देखा जाए चर्च के सामने, चर्च ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये लगभग 1200 साल तो चर्च का ही कंट्रोल रहा है। और उसी बीच में आप देखो कि तब भी 12 से 15 में स्टेट मतलब है कि जो राज्य होता है, देश, ठीक है, सरकार, उसने कुछ देने की कोशिश की अपने लोगों को, ठीक है। फिर 1480 के बाद आपका एनलाइटमेंट एरा आता है, पुनर्जागरण काल आता है, वहां से फिर चीजें बहुत ज्यादा डेवलप होती है, मॉडर्न इंडिया आता है, मॉडर्न वर्ल्ड आता है, ठीक है। तो भैया कहा कि सुरक्षा दे देंगे थोड़ा सा आपको, चलो भाई खुश हो गए लोग। अब मॉडर्न टाइम की बात करते हैं। अब यहां जो एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है बस उस पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। अमेरिका आया और 1789 के अंदर जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद अमेरिका ने अपना संविधान बनाया और उसके अंदर एक बिल ऑफ राइट्स जो है वो डाला। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है वैसे बिल ऑफ राइट्स है, ठीक है। और इसमें भी कुछ मूलभूत अधिकारों को देने की बात की। अब हमें पता है कि 1789 मतलब कि हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो पलासी का युद्ध हो चुका है, बक्सर का युद्ध हो चुका है, अंग्रेजों ने बंगाल में कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट भी आ चुके हैं, ठीक है ना। मैं दोनों को कंपेयर करा रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो धीरे धीरे करके यहां पर तो फंडामेंटल राइट्स आ गया है। इसी बीच लगभग 18 सेंचुरी से आगे हम देखते हैं कि इंग्लिश का बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। राजा राम मोहन रॉय 1814-15 तक तो राजा राम मोहन रॉय बहुत, उन्होंने इंग्लिश को बहुत प्रमोट किया, ठीक है। फिर आपका कौन है, मैकाले वगैरह आ गए, उन्होंने इंग्लिश पढ़ा। अब इंग्लिश पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि जो इंग्लिश पढ़ रहे थे उन्होंने अमेरिका का संविधान पढ़ लिया। पढ़ाई ना भाई, पढ़ा। डॉक्टर अम्बेडकर तो कहते हैं कि अगर सबसे बड़ी चीज कोई उन्हें जीवन में कुछ उनको हुआ वो अंग्रेजी सीख ली। अगर अंग्रेजी ना आती तो कभी सीख ही ना, समझ ही ना पाते कि दुनिया में क्या हो रहा है। और बस सच बात भी, अगर आपको भी अंग्रेजी नहीं आए ना तो आप क्या मिस करोगे, आप कितनी चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि हर किताब ट्रांसलेटेड नहीं है। अगर आप अभी भी आप लोग शायद नहीं पढ़ते हो, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं दूसरी किताबें पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब है दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि यार इंग्लिश, हिंदी में बहुत कम कंटेंट लिखा हुआ है। मैं ढूंढता हूं, कोशिश करता हूं कुछ में कंटेंट में हिंदी वाला ढूंढ लूं, तो हर किताब ट्रांसलेटेड नहीं है और ट्रांसलेशन बहुत अच्छा भी नहीं होता है। ये तो है नहीं, 90% टाइम होता ही नहीं है, ठीक है। और होता भी है तो बहुत खराब ट्रांसलेशन होता है। तो इंग्लिश का होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में भी। तो उस समय समझो वहां तो कोई इंटरनेट नहीं है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है, एकमात्र जो सोर्स है वो अंग्रेजी है। और जब अंग्रेजी मिल गई हम लोगों को तो हमने अमेरिका संविधान पढ़ा, हमें लगा अरे यार ये तो बात सही बोल रहे हैं। अच्छा, और सिर्फ फंडामेंटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो बाद में आया है, उससे पहले बहुत सारी बातें हुई हैं मूल फंडामेंटल राइट्स को लेकर। लगा ऐसा नहीं कि अचानक से टपक पड़ा, अचानक से हमने आज रात को पढ़ा अमेरिका का संविधान और हमने अपने संविधान सभा में डाल के बात कर, नहीं, इसके लिए भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्कशन हुआ है, डिबेट हुई है और निकल के आया हुआ है चीजें। नेहरू रिपोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज अचानक से नहीं आएगी संविधान के अंदर, ओवर द पीरियड ऑफ डिस्कशन करते 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 तो लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना और उसको अपने हिसाब से अपने संदर्भ में जोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो इंस्पायर्ड है बट कॉपी नहीं है,
इंस्पायर्ड है, इंस्पिरेशन है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, पर कॉपी नहीं है। आप किसी को देखते हो ना कि कुछ देखने बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो एक होता है कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है, लेकिन ये नहीं कि उसको बिल्कुल कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है उसकी तरह बिल्कुल कॉपी करना शुरू कर दो, आपको मिमिक्री नहीं करनी उसकी ना। चलिए अब एक और चीज आती बड़ी है, इसी बीच में आपका जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, पहले अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है, ठीक है। तो यहां फ्रांस के अंदर ही एक डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है, मानव और नागरिकों के अधिकार को सब, तो वहां पर भी ये चीजें निकल के आई। उन्होंने अपनी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो डिस्कशन किया तो उसने एक राजा साहब ने द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन सिटीजन उन्होंने कर दिया था। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा तो दो हिस्से में होता, पहली बार हुआ तो पहले बार तो लुई 16 ने सपोर्ट कर दिया कि चलो हम साथ में हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इन्होंने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया यार दे दिया, कुछ अधिकार दे दिया अपने लोगों को, फ्रांस के लोगों को, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन दे दिया, तो कुछ दिनों के बाद जब वहां पर और बवाल होता है तो लुई 16 जो लुई 16 नहीं है, ठीक है, इनको और इनकी वाइफ को पकड़ के फांसी दे दी जाती है। किस लिए? कि मूल अधिकार का उल्लंघन करने के लिए यह इल्जाम लगाया जाता है कि आपने जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे पब्लिक को, ठीक है, तो आपने उनका उल्लंघन किया है, ठीक है, इसीलिए केस चला और अपने राजा को ही लुई 16 को फांसी दे दी। सवाल बनेगा कि एकमात्र बंदा जो है ऐसा जिसको मूल अधिकार उल्लंघन में फांसी दी गई है, ठीक है। यहां पर आप एक वर्ड आता था ना, वो 16 है, रोमन है भाई। नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता आता है, लेकिन आप कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं यार, डंडा इधर है डंडा उधर है, ठीक है, रोमन है। स्कूल में हुआ करते तो ज्यादा रटा जाता था, अब ये प्रैक्टिस में नहीं रहता है तो फिर आदमी भूल जाता है, ठीक है। एक वर्ड है गुलेटिन, पता ना क्या है गुलेटिन? बुलेटिन नहीं, गुलेटिन नहीं पता? फ्रांस में ना लोगों को मारने के लिए एक मशीन इजाद हुई थी। आपने पिक्चर गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखा है नहीं देखा? या कोई कुछ ऐसी पिक्चर है यूरोप की जिसमें गर्दन आगे लगा दो ऊपर से खचाक, जिसे गुलेटिन कहते हैं, वो मशीन है गुलेटिन, ठीक है। यूरोप फ्रांस में लाखों लोग मारे गए इसी तरह से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के में जो बात जो बड़ा बवाल हुआ ना, रॉबेस्पियर वगैरह आए और उसमें सब हुआ, बड़ा 10 साल का बड़ा बवाल रहा है भाई। अचानक से ऐसा नहीं कि हो गया, जो बाद के लोग भी आए उन्होंने भी बड़ा अत्याचार किया, तो बड़ा माहौल बड़ा खराब था। अभी जब वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन लुई 16 जो कर रहा है, लेकिन उसके बाद के जो लोग आए उन्होंने वहां पर भी बड़ा रॉबेस्पियर आया था, तो उन्होंने भी फिर वही तक कि बड़ा जब माहौल खराब है तो कौन रूल करेगा, तो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो जिसके बाद सत्ता आई तो रॉबेस्पियर ने तो लाखों लोगों को जो विरोधी पार्टी के थे गुलेटिन चढ़ा के मारा, गर्दन लगाई खचा, तो और ये मतलब जैसे आज के जमाने फांसी का है उस समय हुआ करता था। अब एक गोल्डन शब्द जो है आपकी पॉलिटी में आएगा, जब आप थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। गुलेटिन शब्द जो है जिसका गर्दन काटते हैं, एग्जाम में आया हुआ ये तुम समझना, ठीक है, कि क्या चीज है। इसका मतलब होता है जब पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट ने कहा कि भैया 5 बजे तक हम बैठेंगे, उसके बाद नहीं बैठेंगे, जितना डिस्कशन करना कर लो। अब 5 बज गया, डिस्कशन हो रहा है, स्पीकर ने दिया 5 बज गया, स्पीकर ने बोला ठक बुलेटिन खत्म, तो जो जहां पे खत्म, मतलब जितनी डिस्कशन बात हो रही खत्म। ये तब होता है जब आपने पार्लियामेंट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, सब कुछ कर लिया, अब कभी तो खत्म करना है ना भाई, कभी तो ऐसे तो गप्पे मारते रहो बैठ के, मतलब वो तो खत्म कर दिया, मतलब कि लोगों को मारना नहीं, लोगों को मारना नहीं बाबा, सेशन खत्म, डिस्कशन खत्म, लोग नहीं खत्म, लोग नहीं खत्म हो जाते भाई। तो वो तो वाली पिक्चर का मतलब कि काम खत्म आदमी खत्म, कहते नहीं आदमी खत्म तब काम खत्म, तो वो नहीं है, मतलब सेशन खत्म, मतलब 5 बजे मैंने कहा कि डिस्कशन 5 बजे तक होगा, अब वहां पे डिबेट चल रही है, खत्म नहीं हो पा रही है, तो जैसे 5 बजे स्पीकर साहब ने कहा कि बस भाई
गुलेटिन हो गया, अब ये सेशन खत्म हो गया, चलो बस जाओ घर पर, जितना करना अगली बार करेंगे बैठ के हम लोग, इसलिए कहते हैं गुलेटिन कहते हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, जैसे गर्दन काट के करते हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा चला करता था। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि इंडिया में कब कब जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर डिबेट हुई है। अब अंग्रेजी तो पढ़ ली है, हम देख भी लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ भी लिया, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, तो वहां से निकल के आया फंडा, तो हम लोगों ने भी मांग करना शुरू कर दी, ठीक है। तो 3-4 लोगों की है। सबसे पहले क्या हुआ, अच्छा ये थोड़ा याद रखना, ठीक है, एक सवाल आया था, पीसीएस में आया था, यूपीएससी में आया था, यूपीएससी में आया था, मुझे अगर याद आ रहा है तो, कि उन्होंने क्या किया, 4-5 उन्होंने दे दिए मतलब स्टेटमेंट, और बोला कि कहां कहां पर फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ है, कहां कहां पर फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ है, किन किन चीजों में, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस क्रिएट करने थे, देने थे, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि हमने कहां कहां पे डिबेट मतलब हुई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पहला जैसे आ गया कि 1895 में पहली मांग जो संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई थी, 1890 मतलब हिंदुस्तान में 1895 से डिमांड ऑफिशियली होना शुरू हुई है। हो सकता है कि पहले पब्लिक स्पेयर में होती होगी, बात करते रहते होंगे, लेकिन 1895 में ये भारत में सबसे पहले डिमांड जो संविधान विधेयक 1895 है उसके माध्यम से की गई। अब जो इंपॉर्टेंट है, 17 से लेकर 19 तक कांग्रेस द्वारा मांग की गई, चलो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, कांग्रेस ने डिमांड स्टार्ट कर दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल यूपीएससी में इसको भी डाला गया था कि एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मांगी गई, ठीक है। एनी बेसेंट कौन है पता है आपको, ठीक है। एनी बेसेंट कांग्रेस की चेयरमैन बनी 17 16 में मौजूमदार, लखनऊ पैक्ट, ठीक है ना। अच्छा, एनी बेसेंट की बात करें, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में आई, उसकी फाउंडर नहीं है, वो फाउंडर नहीं है, सदस्य हैं, ठीक है। इनका होता है कि जो इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, उनकी जो यहाँ पर जो धर्म है या कल्चर है या जो यहाँ पे नॉलेज है, उसको स्टडी करने वाले जो सोसाइटी है उसको बोला जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, आज भी चलती है, ठीक है। उसके बड़े अच्छे जे कृष्णमूर्ति, बड़े बड़े नाम सुना है, जे कृष्णमूर्ति ये बहुत बड़े फिलोसफर, जे कृष्ण नहीं सुना, जे कृष्ण बहुत बड़े फिलोसफर, तो इन लोगों ने ट्रेंड किया था जे कृष्णमूर्ति को, एनी बेसेंट के चेले थे अभी, चलो बताएंगे इसके बारे में कभी कहानी, लेकिन अभी समझो कि एनी बेसेंट, फिर उसके बाद एनी बेसेंट, अच्छा ये आयरिश लेडी है, आयरलैंड से आई हैं, ठीक है, और यहां पर आके वो अच्छा काम कर रही हैं, फिर धीरे धीरे इंडिया में इन्वॉल्व हो गई, इंडिया की सोसाइटी में, कल्चर में, फिर उन्होंने कांग्रेस में इन्वॉल्व होती हैं और क्या करती हैं, अरे वो तो चलो रहा है, लेकिन तो आंदोलन कौन से करती हैं, होम रूल लीग, ठीक है, आया होम रूल लीग, होम रूल लीग, हाँ इन दो लोगों की लीग थी, ठीक है, होम रूल लीग लिख लेना बेटा। दो लोगों ने स्टार्ट किया था, एक थे बाल गंगाधर तिलक, उनका अलग है, इनका अलग है, ठीक है। ये मद्रास में इनका ज्यादा फोकस था, साउथ में, ठीक है, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग, और जब ये बात चल रही है 1917 की, ठीक है। गांधी जी आ चुके हैं, बट अभी वो टहल रहे हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में टहल रहे हैं, ठीक है। और इस समय बाल गंगाधर तिलक और क्या हुआ, कुछ लग रहा है क्या, अच्छा ऊपर देखा, मुझे लग रहा है कुछ रुके, वो तो भागे चौथी मंजिल पे चढ़े हुए, भागने में टाइम भी लगेगा ठीक है। अरे ऊपर से कूदना मत, कूदना नहीं गलती मत करना। चलो सुनो, 17 चल रहा है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट हो चुका है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग हो रहे हैं, एक क्या मतलब कांग्रेस ने मान लिया कि मुस्लिम लीग भी कुछ चीज है ये, ठीक है। और ये एनी बेसेंट का पीक है, उनकी पॉपुलैरिटी का पीक है 15, मतलब इसी में 17 में वो बन जाती हैं कांग्रेस की अध्यक्ष। सवाल क्या पूछेंगे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। इंडियन कौन है, सरोजिनी नायडू। गांधी जी का बने 24 बेलगाम, ठीक है। ये सवाल फैक्चुअल सवाल, ठीक है। अच्छा, अब एनी बेसेंट के ऊपर ये आ गया। अब अच्छा, जो ये होम रूल लीग था, ये कहां से इंस्पायर्ड था, आयरलैंड से। 1905 में जो आयरलैंड वाले जो उनकी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो थी, वो जो विद्रोह कर रही थी, वहां से ये इंस्पिरेशन उन्होंने होम रूल ली, ठीक है। अच्छा,
एक सवाल और आता है कि इन्होंने कौन से पेपर चलाए? न्यू व्हील और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ था, व्हील है ना, देखना कॉमनवेल्थ, ठीक है। और एक और कॉमनवेल्थ और न्यू व्हील है, दो पत्रिका है इनकी, ठीक है, देख लेना इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा अब क्या हो गया, 1925 आ गया है, गांधी जी का राइज हो चुका है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आ चुका है। अब गांधी जी का राइज का मतलब गांधी जी में सुपरस्टार शाहरुख खान जैसे जब आया 1922 में, तो उसके बाद नहीं, उससे पहले ही बाजीगर डर से ही 92-93 में ही शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान का राइज ऐसा है, उससे पहले 80s के जितने हीरो हैं सब पीछे रह गए, मतलब एक अपने आप। तो गांधी जी का कुछ ऐसा ही था, गांधी जब आए तो चंपारण और जैसे ही उन्होंने हिट हुए वहां खेड़ा और उसके बाद सारे नेता किनारे, चाहे कोई भी नेता हो, ठीक है। अब एनी बस वो भी किनारे हो चुकी हैं, वो भी बस देख रही गांधी जी करके आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जब ये मिली है तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, एक उन्होंने बिल पेश किया था, यहां पर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। ये सवाल आया है, यूपीएससी में आया हुआ है इस बिल के माध्यम से, क्योंकि अंग्रेजी से मिलते रहते थे ना, कि ये लोग डेलीगेशन दिया अंग्रेजों के पास कि भैया ये बात मान लो हमारी, ये तो डेलीगेशन जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने की मांग कर रही हैं, ठीक है। चलिए अब अगला आते हैं। अब उसी बीच 28 आ गया, नेहरू रिपोर्ट आ गई, नेहरू रिपोर्ट आ गई है ना। ये पता है नेहरू रिपोर्ट कौन है? नेहरू, कौन थे नेहरू? मोतीलाल नेहरू। ये नेहरू रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू, ठीक है, पापा जी हैं उनके, जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, अभी डिबेट करूंगा। तो उस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है, फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। ये भी एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया था, दोनों पूछा गया था, ठीक है। ये दोनों टर्म्स थे यूपीएससी वाले में। 27 में मद्रास अधिवेशन, ये तीसरा आ गया, मतलब ये सवाल ही यूपीएससी का, मैंने जब मैंने बनाया था तो मुझे पता था कि सवाल पूछा जाएगा, पूछा गया था, तो तभी मैंने ये आपके पीडीएफ में बना रखा है कहां इस्तेमाल हुआ, ठीक है। कि ये 3 और ये चौथा है कराची, ये 4 ऑप्शन तो इनके थे ही थे, ठीक है। तो पहला एनी बेसेंट, 28 में मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। 27 आ गया, मद्रास अधिवेशन आ गया, 30 में कराची अधिवेशन आ गया, यहां पर प्रस्ताव पास कर दिया। अब ये अपने आप में सवाल आ गया भाई कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में फंडामेंटल राइट संबंधित जो है प्रस्ताव पास किया गया है, ये अपने आप ही भी लागी, ठीक है। 29 कराची अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची अधिवेशन। आज सरदार वल्लभ पटेल इसके अध्यक्ष थे, सरदार पटेल थे, ठीक है ना, वही थे ना, सरदार पटेल थे, क्योंकि सवाल यही पूछा गया है। सरदार पटेल के अध्यक्षता में ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये कांग्रेस में प्रस्ताव पास हुआ है, कांग्रेस के अंदर, नॉट सरकार के अंदर, कांग्रेस में, समझ रहे हो ना, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ठीक है। अधिवेशन मतलब वहां पे हर साल एक समारोह होता था, और वहां पर क्या करना, किस पे बात पर डिबेट करनी, तो वो प्रस्ताव रखते थे और उस पर हम काम करेंगे। कांग्रेस की खासियत ये थी कि कांग्रेस जो है सिर्फ नेशनल इश्यूज पे ही काम करती थी, रीजनल इश्यूज और पॉलिटिकल करती थी, रिलीजियस, धार्मिक वाले पे काम नहीं करते थे, ठीक है। ये कांग्रेस की डिमांड। तो वो भी जो था इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे वो 30 वाला, लाहौर वाला है, 29 वाला है, 30 में शुरू कर देता है। वो 26 जनवरी 1930 है, 26 जनवरी 30 नहीं, ये 30, ये तो मनाया है। अधिवेशन दिसंबर में होता है, आज भी कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता है, 25 दिसंबर के आसपास होता है, ठीक है। चलिए फिर आया दूसरा, फिर गोल में सम्मेलन, राउंड टेबल। अच्छा, राउंड टेबल में हुआ क्या था पहले बताओ? जो साइमन जी ने बनाया था, साइमन, अरे ठीक है, अरे एक बार मैंने क्या किया, अरे वीडियो बना रहा था, पढ़ाते माउंटबेटन साहब बोल दिया, मुझे कमेंट आ गया आप साहब बोल रहे हो, ये तो मैक्यूले के वो हैं, ये मतलब अंग्रेजों के। अरे मैंने कहा बोलते कभी कभी निकल जाता है, बोला किसी को, और इज्जत देना क्या, हमसे तो बड़ा ही है ना उम्र में, तो यार हाँ मतलब ठीक है, वो बोल, एक चीज हम तो लखनऊ के, एक मिनट भाई, लखनऊ के रहने वाले हैं, यहाँ तो गालियां भी आप करके देते हैं,
ठीक है, तो गाली जब आप करके दोगे तो इनको तो फिर साहब बोला जा सकता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अब लोग क्या समझे भाई इस बात को, गहराई को। रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए हाँ, अब आपसे पूछेगा, हिस्ट्री का समझ लेते हैं कि भाई साइमन कमीशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी साइमन गो बैक, यहीं से आपका नेहरू रिपोर्ट आती है, संबंधित है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आपका वही 26 जनवरी वाला आ गया। 26 जनवरी 1930 से पहली कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं हम लोग, और हम बोलते हैं कि यहां से हम ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। पढ़ाया ना, तुमसे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो रोक देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाथ खड़े कर देना अगर मुंह से ना बोल पाओ तो, ठीक है। अच्छा, उसी बीच में साइमन कमीशन ने जो भी रिपोर्ट बनाई, जो भी इन्होंने 2-3 साल यहां पर है, उसके बाद चले गए वहां पर मतलब अंग्रेजों के पास। अब डिबेट होना, डिस्कशन होना है कि क्या होगा। अब डिस्कशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तो 3 कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, 30, 31, 32, ठीक है। 1930 में हुई है, 31 में हुई है, 32 में हुई है। और कॉन्फ्रेंस देखो क्या होता था कि इंग्लैंड में होना है और 3-4 महीने में डिस्कशन होना है। ऐसा नहीं था कि डिस्कशन हो रहा है, वो आए और चाय पानी पी और चले गए, नहीं, वो 2-3 महीना रुक के आते थे। तो अलग अलग जो डेलीगेशन आता था, अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे यहां पर नहीं पढ़ना है कि लोग आएंगे तो 3-4 महीने लंदन में रुकेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो ये अच्छा खासा समय लगता था। अच्छा, अब क्या है, डिस्कशन क्या हो रहा है, साइमन कमीशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, और इसी के बीच में गांधी जी ने दूसरे वाले में प्रेजेंट हुए, और वहां पर फंडामेंटल, वैसे कई डिमांड के साथ साथ फंडामेंटल की बात भी की। पहली वाले में नहीं पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, साइमन के चक्कर में नहीं किया था, ठीक है। दूसरे वाले में यहां पर क्या हो चुका था, नहीं, उन्होंने स्टॉप कर दिया था सिविल डिसऑर्डर। हाँ, तो कौन सा एक एग्रीमेंट या पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन अरे नहीं, गांधी इरविन पैक्ट होता है, और इरविन जो उस समय के वायसरॉय हैं, वो गांधी इरविन पैक्ट करा के पहले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकते हैं, ठीक है, और गांधी जी को कन्विंस करते हैं कि आप दूसरी वाली कॉन्फ्रेंस में जाओ, क्योंकि कांग्रेस के बिना डिस्कशन बहुत, हाँ, समझ, सबसे बड़ी पार्टी वही है, जब वही मान नहीं रही तो क्या फायदा। तो गांधी जी अकेले कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बनकर दूसरी वाले में आते हैं, ठीक है। तीसरी वाले फिर नहीं आते, सिर्फ एक ही वाले में पार्टिसिपेट किया। अब यहां से बहुत सवाल आएंगे, हिस्ट्री के सवाल आएंगे कि भाई कौन कौन लोग थे जिन्होंने तीनों कवर किया, अंबेडकर थे उसमें, ठीक है। और यह भी था कि फिर अलग कौन अपने पैसे में गया, कौन कैसे गया, सब मतलब कई तरह का, वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन को समझ लेते हैं, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन, चलिए 34 में सरकार ने, संयुक्त संसदीय समिति ने इसे क्या करते हैं, सरकार ने प्रपोजल किया होगा, इन्होंने फिर मांगा। 1935 में भी इसको शामिल नहीं किया गया, देखो शामिल नहीं किया गया, मतलब डिमांड चल रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें नहीं आया जो गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन में जो डिस्कशन हुआ है, डिबेट हुई है, उसका जो कंक्लूजन आया है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उससे गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके आधार पे, और गोलमेज सम्मेलन के हिसाब में जो डिस्कशन का जो निचोड़ आया, उससे बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। आ रहा है समझ? अभी तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता तुम्हें तो तुम्हें दिक्कत करोगे, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो, ठीक है, कि भाई साइमन कमीशन, इन्होंने जो रिपोर्ट दी उससे गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब यहां पर कुछ डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उसको इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड है ये चीजें, और ये जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये पूरा ये दौर पढ़ना पड़ता है पूरा, एक अगर कनेक्टेड होकर पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आता है, ये मतलब हर चीज हो रही है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहीं से भी आपका वो गांधी और अंबेडकर की लड़ाई और सब कुछ, पूना पैक्ट और सब आपस में संबंधित हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री का पार्ट आता है वो। अच्छा, अब यहां पर है, अब देखो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 46 है, यानी कि संविधान सभा बन चुकी है, और संविधान सभा में कमेटीज बनी हैं, छोटी छोटी कमेटीज हैं। कमेटी करती क्या है? अब जैसे नहीं, पार्लियामेंट आज के जमाने में देखते हैं तो भाई पार्लियामेंट है, उसमें बहुत सारे मेंबर हैं। अब सारे लोग अगर एक काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सारे लोग तो एक काम नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अब काम बहुत सारा होता है, तो काम डिवाइड कर दिया गया है कि भाई 4-5 लोग तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो।
तो कमेटीज जो हम अभी हमारे सब पॉलिटी में हिस्सा है, ये मतलब टॉपिक है, तो काम यही है कि जैसे आज के ज़माने में भी, जैसे आप MP बन गए, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और आपको फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, तो या तो स्पीकर मतलब आपको किसी ऐसी फाइनेंस कमेटी में डाल देता है, नहीं तो आप खुद भी बोल सकते हो कि सर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसी किसी कमेटी में डाल दो आप, तो अगर संभव हो रहा हो तो डाल देगा आपको वो, तो ये भी होता है। या आपका ह्यूमन राइट्स में बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज हो, अनुभव रहा हो, या साइंस में अनुभव रहा हो, ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि 2-3 बड़े नेता होते हैं, लेकिन कुछ और मेंबर्स भी होते हैं जिनको आप शायद उतना नहीं जानते हो, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उनका बैकग्राउंड कुछ रहा होता है, या कानून लॉ बनाने में एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है, स्पोर्ट्स, इस तरह का। तो जब हमारा संविधान सभा बना, ठीक है, तो इन काम बहुत सारा है, तो बहुत सारी कमेटीज बनाई गई कि उनको सबको डिवाइड कर दिया कि हमारे एक आए झंडा कमेटी, जिसका काम है झंडे को देखना, साइज कितना है क्या नहीं है, तो उसका काम है कि जो वो बोलेगा, जो कमेटी रिकमेंडेशन देगी वो फिर डिस्कशन होगा और फिर वो ड्राफ्टिंग कमेटी उसको फिर अपने भाषा में लिख देगी। लेकिन एक कमेटी की काम है कि रिसर्च करना, बताना। अब ये थोड़ी ना कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर सभी काम करते रहेंगे, झंडा कैसा होना चाहिए और फंडामेंटल राइट्स कैसा होना चाहिए, कहां कितना कर पाएगा आदमी कोई काम। तो यहां पर क्या हुआ, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार, ये देखो, ठीक है, और तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में 2 चीजें, एक कमेटी का नाम है फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, ठीक है, ये एक ही है, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन हुआ है। दोनों ही पूछे जाते हैं सवाल, इसको भी पूछते हैं और इसको भी पूछते हैं। अल्पसंख्यक संबंधित रिपोर्ट को कौन था, तो आप पटेल, और फंडामेंटल राइट्स का भी पटेल, ठीक है, दोनों पूछ सकते हैं आपसे, वो ध्यान रखना, फंसना नहीं, ठीक है। इस कमेटी का नाम ही यही है, लंबी सी कमेटी है, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार संबंध में जो है कमेटी, उसे पटेल देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पटेल की एक ही कमेटी, और भी कमेटी में इन्वॉल्व है, नेहरू की और भी कमेटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। 1946 में जो कमेटीज बनी हैं, मतलब उस सब एग्जाम संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी कमेटीज हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके। ये एग्जाम का एक अच्छा टॉपिक है, ये अभी कवर नहीं हो पाया है, लेकिन हम करेंगे कवर इसको, ठीक है, बाद में। लेकिन आप लोग नजर रखें इस बात पे। मूल अधिकार आयोग हुआ, मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उप समिति बनी, मतलब कमेटी की भी छोटी कमेटी बनी, ठीक है, जो कि JB कृपलानी की अध्यक्षता में की गई। इनका सिफारिश के आधार पर भारत संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान दिया गया। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, एक तो पटेल की कमेटी है जो समिति है, ठीक है, वो चलो है, फिर लेकिन देखा होगा कि और भी एक्सपर्टीज वाला काम करना पड़ेगा, पटेल के पास ज्यादा काम होगा, तो उन्होंने JB कृपलानी के अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी, छोटी कमेटी बना दी, कहा कि तुम पूरा पढ़ के बता देना मुझे एक चैप्टर। तो उन्होंने जो सिफारिश दी है उसी आधार पर फंडामेंटल राइट जो है वो भाग 3 में आ गया है। भाग 1 यूनियन एंड स्टेट्स, भाग 2 सिटीजनशिप, और भाग 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स। भाग का मतलब चैप्टर, किताब खोलते हैं, पार्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, बस समझ लो इतना का, ठीक है। ये JB कृपलानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पटेल इंपॉर्टेंट है उस तरह JB कृपलानी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना अभी तक? कोई दिक्कत? तुम्हें कोई दिक्कत? चलो अब इसको और डिटेल पढ़ते हैं। फ्रांस और अमेरिका में इन अधिकारों को नेचुरल राइट्स कहा गया, प्राकृतिक और अप्रतिदेय यानी इनएलिएनेबल अधिकारों के रूप में कहा गया, मतलब कि इसको मतलब हटा नहीं सकते आप, मतलब ये रहेंगे आप इनको किसी को छीन नहीं सकते हो आप, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, भारत मूल अधिकार संविधान द्वारा अप्रयुक्त विशेष अधिकार है, इस उन आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है जो व्यक्ति के विकास में नितांत आवश्यक है। फंडामेंटल राइट्स में बहुत ऐसा नहीं कि कोई छोटी चीज है, हम लोग बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो ह्यूमन डिग्निटी की बात भी करता है वो, गरिमा, गौरव, कि मतलब एक इंसान के रूप में आपका डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ खाने पीने की नहीं कि हवा मिल जाए जिंदा रहो बस, वहां तक ही नहीं है, आपका प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरत है कि व्यक्ति के विकास के लिए, अब व्यक्ति के विकास के लिए उसको पढ़ाई की जरूरत है, उसको अपने धर्म की जरूरत है,
सोसाइटी की जरूरत है, इक्वालिटी की जरूरत है, ठीक है ना। अगर कोई उसका शोषण कर रहा है तो उससे बचने की जरूरत है, पुलिस शोषण ना कर दे, प्राइवेट शोषण ना करते, पब्लिक शोषण ना करते। तो ये सब जब उसका प्रोटेक्शन होगा और जो उसको बेसिक चीजों का उसको मतलब अवसर मिल पाएगा, बराबरी मिल पाएगी, तो उसका डेवलपमेंट भी हो पाएगा। और यही सब बातें हमारी फंडामेंटल राइट्स में हैं, जित पढ़ेंगे। कहीं पर वो इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो कहीं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, तो कहीं पर वो जैसे कि छुआछूत को रोकने की बात कर रहा है, और कहीं सरकार को गड़बड़ कर रही है तो आपके पास रिट्स वाला काम है आपका, ठीक है। तभी तो आपके पुलिस है तो वो आपका आर्टिकल 20, 21 सब उसमें पुलिस वाले आते हैं, ठीक है। तो ये सब है किस लिए? व्यक्ति के विकास के लिए, कि आप डेवलप कर सको। अब बताओ, सरकार भी चाहती है कि डेवलप करो, क्या आप चाहते हो डेवलप हो जाओ? बिल्कुल हो जाए सर। सरकार ने भी आपको दिया है कि आप भी तो अपना विकास करो ना, तो उन चीजों का फायदा उठाइए, आप पीछे पीछे बनिए आप। मैं तो सब कुछ आपस जुड़ा ही रहता है, मेरे लिए तो सब कुछ कनेक्टेड है। अच्छा, क्या जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत, हाँ, इस प्रकार मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत है और अपरिहार्य है होने के कारण संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता, राज्य मतलब सरकार से, ठीक है। और ये अधिकार हमेशा सरकार के खिलाफ होते हैं। सरकार का मतलब स्टेट, राज्य, देखिए राज्य का शब्द ना 2 बार शब्द संदर्भ में आएगा राज्य का। एक तो राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, इसका मतलब राज्य, लेकिन इसका मतलब है स्टेट, मतलब हाँ नेशन, ठीक है। नेशन कह लो, गवर्नमेंट कह लो, जो कहना कह लो, इस तरह का सब, ठीक है। इस संदर्भ में बात की जाती है। तो यहां पर बात बोल रहा है अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं, मतलब कि जो सरकार है जो वो भी आपके राइट्स को गड़बड़ ना कर सके। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो भी पावर में है वो चाहता है कि कम से कम अधिकार जो है वो पब्लिक को मिले। ऐसा क्यों? उसका अधिकार ज्यादा है। जब वो अपोजिशन में रहेगा तब तो वो उसको बहुत है कि भाई बोलने का अधिकार होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जैसे ही वो पावर में आया तो बोलने वाले लोग पसंद नहीं आएंगे, उसको बर्दाश्त नहीं होगी कोई उसको आलोचना करे। तो अब सरकार के खिलाफ अगर आप बोलोगे ना, तो एक ना एक टर्म चलता है, टू मच डेमोक्रेसी। सुना कभी? टू मच, क्या इसका समझते हैं? चले बताइए इसको। टू मच डेमोक्रेसी, ये मैं सुना कि नहीं सुना? टू मच डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, टू मच डेमोक्रेसी है। हद से ज्यादा। हाँ, पहले बताओ इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हद से ज्यादा अधिकार दिए हुए हैं, हद से ज्यादा। चलो पहले तो यही बात करते हैं कि क्या इस बात पे आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो कि क्या भारत में टू मच डेमोक्रेसी है? नहीं सर, टू मच नहीं है, बट हाँ जितना भी ह्यूमन के लिए जरूरत है उतना है। क्योंकि सर हम लोग अपने अभी रिसेंटली अगर केस देखिए इराक वगैरह में, सर उनके पास अपने भी राइट्स नहीं कि वो क्या पहनते हैं, कैसे रह सकते हैं। अपने पास ये राइट है कि हम जो चाहें वो पहन सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। तो इतना जरूरी है किसी भी नेशन की लोगों को। तो मतलब आपको लगता है कि टू मच नहीं है? टू मच नहीं है सर। ठीक है, मतलब ठीक है, बल्कि और मिल जाए तो अच्छा ही है। नहीं सर, इतना नहीं, अगर और मिल जाए तो अच्छा है कि नहीं है? अल्लाह बस सब कुछ मिल ही चुका है। अच्छा, सर इससे ज्यादा होगा तो सर गलत होगा, क्योंकि फिर उसके बाद इंसान की यू नेवर नो यार कि क्या ऐसा कुछ और भी मिल सकता हो भविष्य की गर्भ में, ऐसा जो बेटर हो। क्यों मतलब तो आप बोलो ना कि हाँ बिल्कुल सर अगर कुछ अच्छा है तो और दो हमें क्या चाहिए। चलिए अच्छा, लेकिन आपने कहा कि टू मच डेमोक्रेसी नहीं है, तो ऐसा बोला क्यों जा रहा है फिर कि टू मच डेमोक्रेसी है? कुछ मामलों में हो सकता है ना, जैसे? वो क्या होता है वो अगर मैं आपसे ये बोलूं एग्जामिनर के रूप में कि टू मच डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है जो कि डेवलपमेंट को रोक रहा है। हाँ, डेवलपमेंट को इस तरह से रोक रहा है, जैसे माने इंडिया में कोई अगर किसी एरिया का जमीन हमको लेके डैम बनाना है, चाहे कहीं सिक्स लाइन बदलना है, तो पीपल अधिकतर जाते हैं, ठीक है। फिर कहीं कोई अगर कंपनी, फॉरेन कंपनीज किसी भी इलाका में कोल माइंस का प्रोडक्शन खोलती है, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो लोग अगर ठीक है प्रोटेस्ट में आते हैं। सर हमारे भी राइट्स का इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, और सर राइट्स को देखते हुए हमारा आधा से ज्यादा प्रोजेक्ट लोगों के फूड और इन सब चीजों में इन्वेस्ट हो जाता है। ये भी डेवलपमेंट असल में क्या ना, थोड़ा सा समझना कि बैलेंस होना जरूरी है। दो तीन मैं दोनों संदर्भ बात कर लेता हूँ फटाफट कि हमारे देश में जो जमीन है
वो प्राइवेट हैंड्स के अंदर है, मतलब कि लोगों के पास है। ठीक है, अब सरकार को सड़क बनानी है तो जमीन तो पहले खरीदनी पड़ेगी सरकार को। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मतलब और जैसे कनेक्ट कर सकते हो, या जो मैं बोल रहा हूँ उसके अलग भी चीजें हो सकती है, बस आपको एक पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब सरकार को जमीन बनानी है, सड़क बनानी है, तो जमीन लेने लगे। अब जमीन अधिग्रहण करने गए, पता लगा कि लोग सड़क पे आ गए, नई जमीन देंगे, नई जमीन देंगे। अब बिना जमीन के सड़क बन सकती नहीं है और बिना सड़क के डेवलपमेंट हो सकता नहीं है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है कि सरकार गड़बड़ कर रही है, कि भाई सरकार का प्रोजेक्ट ही गड़बड़ है, कि भाई नर्मदा जो डैम है उसकी हाइट बढ़ा दी गई। बड़ा बोला, नर्मदा डैम की हाइट बढ़ जाने से कुछ गांव जो है वो उसमें आ गए कि मतलब 50-60 गांव और चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ता है कि क्या सचमुच ऐसा है कि जो हाइट बढ़ाई है उससे हमें रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं। जो आपने हाइट बढ़ा के 50 गांव बर्बाद किए हैं तो नुकसान क्या हुआ है और फायदा क्या हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि समझना कि अगर विदेशी भी इस बारे में रखते हैं। अब लड़ाई सिर्फ लड़ाई हथियारों की लड़ाई नहीं है कि बम फेंक दिया, मिसाइल फेंक दी। अब लेट सपोज इंडिया और पाकिस्तान की भी लड़ाई चल रही है, अब युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान एक स्ट्रेटजी के तहत भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डिले कर दे, या तो रोक दे या डिले कर दे, कम से कम डिले कर दे, कि डैम जो 5 साल में बनना है उसको बनने में 50 साल लग जाए या 20 साल लग जाए, तो आपका डेवलपमेंट रुका कि नहीं रुका। तो ये भी एक तरह का फॉरेन मतलब एक तरह की स्ट्रेटजी होती है कि भाई लोगों को भड़का दो, सड़क पर ला दो। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा होता है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो हमेशा गलत ही होता है, ये बिल्कुल मत समझना इस बात को। नहीं तो वो जब भी हुआ था ना जो किसान आंदोलन, लोगों ने यही बोलना कि तो खालिस्तानी है, फलाना है, ढिमकाना है, सब बोला। मैं ये नहीं बोला, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट दे रहा हूं कि हाँ ऐसा भी होता है, ये भी रियलिटी है। ठीक है, तो बस ये देखना पड़ता है कि क्या चीजें हैं। तो यहां पर अच्छा दूसरी बात है कि टू मच डेमोक्रेसी में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप बोलने का अधिकार क्रिटिसाइज कर रहे हो, सरकार को क्रिटिसाइज कर लोगे, सरकार ने कुछ योजना चलाई आप शुरू हो गए, ये सब मिले हुए हैं, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सरकार काम नहीं कर पा रही है। पब्लिक परसेप्शन बन जाता है फिर वो, और पब्लिक परसेप्शन बहुत खतरनाक चीज है कि पब्लिक को अगर लग गया कि ये गड़बड़ है तो फिर वो सरकार को बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये हमारी जो UPA 2 थी उसने बहुत झेला इस चीज को। 2009 में था ना, 2009 से लेकर जो 14 तक की जो सरकार बनी थी उसमें ये तो परसेप्शन बन गया था ना कि ये करप्ट है, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। 2G घोटाला, कुछ नहीं हुआ घोटाला, लेकिन परसेप्शन बना दिया कि हाँ भैया घोटाला 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 घोटाला, लोगों लगा हाँ भाई सचमुच घोटाला हुआ है। तो ये सब भी चीजें होती हैं, बस ये थोड़ा मेंस का टॉपिक है, टू मच डेमोक्रेसी। तो अधिकार तो ठीक है, लेकिन हाँ मतलब लेकिन हम मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जब भी सवाल आए तो आप इसको डिसएग्री कर देना कि ऐसा कुछ नहीं है, टू मच नहीं है, जितने मिलने चाहिए मिले, और बल्कि एक सिविलाइज्ड नेशन के लिए और राइट्स होने चाहिए कि जहां पर डिक्टेटोरियल जो अगर तानाशाह कोई आ रहा है तो उसकी पावर कम होनी चाहिए। पब्लिक के लिए भाई तो ऐसा कुछ है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 27, कुल 27 अनुच्छेद है। अब क्या कहां से लिया है, बिल ऑफ राइट से लिया है। चलिए अब देखते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है भाई ये, इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स नहीं ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ एक मिनट, इस लाइन को समझो कि मूल अधिकार व्यापक हैं पर एब्सोल्यूट नहीं है। ये समझते हैं कि व्यापक हैं मतलब फैले हुए हैं बट एब्सोल्यूट नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। सर ये हर किसी के हर एक तरीके से लागू नहीं है, मतलब सेम तरीके से लागू नहीं है। चलो तुम सर इसमें बदलाव किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं, गलत। देखो फंडामेंटल सिंपल समझना, हमारे देश में हमें सब कुछ सारे अधिकार है बट सबकी एक हद दे रखी है, एक लिमिट। बोलने का अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, बोलो, पर तब तक अधिकार है जब तक दूसरों को तुम गाली नहीं दे रहे हो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल मतलब आप में कोई रोक टोक नहीं है, जो उधम मचाना मचा लो। तो यार ऐसा तो फिर उधम मचाते जाओगे फिर तो दूसरों को प्रॉब्लम। हाँ बोलने का अधिकार है बट ऐसा नहीं कि आप दूसरों को गाली देना शुरू कर दो। आप अपने धर्म मानने का अधिकार है बट इसके मतलब नहीं दूसरे धर्म को जाके आप बेड़ागर्क कर दो आप। तो हमारे जितने भी संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे अधिकार है, हम इसको इस्तेमाल करें, यूज करें,
बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ रोक टोक नहीं हो सकती। सरकार चाहे तो रोक टोक कर सकती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं एक और, अभी कोरोना आया और सरकार ने बोला कि भाई कोई भी मंदिर या मस्जिद में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। लोग चिढ़ गए, अरे भैया क्यों नहीं होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाएगी, आरती क्यों नहीं होगी। सरकार ने कहा धारा 144 लगा देंगे हम, लगा दी धारा 144, ठीक है, रोक टोक कर दी। कर सकती है, क्या क्या दिया रीजन कि अच्छा सबने बोला कि हम धार्मिक कार्य करना तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो कहना बिल्कुल है, लेकिन आप जो कर रहे हो उससे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप 50 लोग इकट्ठे हो गए, कोरोना फैल गया, तो इस आधार पर मैं रोक लगा रहा हूं मैं, और बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्योंकि आपके राइट्स तो हैं बट वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर एब्सोल्यूट होता तो सरकार कुछ कर ही ना पाती, फिर जो चाहे करो। और अगर सरकार रोक लगाने की कोशिश करती तो वो कोर्ट चले जाते, बोलो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता। कोर्ट बोलता है संविधान में लिखा हुआ भैया क्या करें। तो एक पेज दे रखा है कि माता पिता नहीं होते कि बच्चे खेलो बेटा जो जगह ना करो, लेकिन गलती करेंगे तो कान पकड़ के बिठा भी दिया जाता है। तो बस ये, और ये चीज बहुत जरूरी है कि बैलेंस बना के रखने के लिए, नहीं तो सब तो उधर मजा देंगे सारे लोग ना फिर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रोक एब्सोल्यूट मतलब रोक टोक लग सकती है, सरकार चाहे तो रोक टोक लगा सकती है, ठीक है। इसमें बदलाव किया सकता है पर संविधान के बेसिस, ठीक है, वो तो ये अलग चीज लाना है, लेकिन इसका मतलब अलग चीज है, ठीक है। अच्छा बदलाव, इसका क्या बदलाव करना भी है अच्छा ये लाइन और समझ लेते हैं कि ये लाइन जो है जो इसमें लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर इसे क्या बदलाव कर सकते हैं क्या इसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर छेड़छाड़ ना करो। क्या मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या? इसके बाद पहले समझो कौन से केस में था, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस आ गया, ठीक है। इसमें पहली बार जो 1973 के अंदर पहली बार इसको इस बात को बोला गया, डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन क्या है क्या समझते हैं क्या है? अगर पूछे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो उसमें समानता न्याय वगैरह की बात है कि वो जो हमारी प्रियंका नहीं समझ, तुम लोग उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हो। सिंपल प्रियंका छोड़ो यार, किसी भी चीज के होने के लिए जो मूलभूत चीज चाहिए होती है वो है बेसिक। जैसे कि मान लो कि इंडिया को आप डेमोक्रेसी के बिना नहीं समझ सकते, सेकुलरिज्म के बिना नहीं समझ सकते, तो ये इसके मूलभूत तत्व हैं, किसी के मूलभूत एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि इसके बिना नहीं हो सकते। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो बेसिक चीजें हिंदुस्तान की हैं, अब वो चीज बिना उसको छेड़छाड़ किए आप जो करना कर लो उसके अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता कि अगर सरकार चाहे ये बोल दे कि भाई औरतों को वोटिंग राइट्स ना हो, अब सरकार बना सकती है, बिल्कुल। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, राष्ट्रपति भी उनका ही आदमी है, लीगल है, बिल्कुल ठीक है, बन सकता है। बट क्या इस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वो इक्वालिटी के खिलाफ है, ठीक है। इसीलिए कहा है कि फंडामेंटल राइट्स में बदलाव तो करो, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर से गड़बड़ ना करो। और जब करते हो तो फिर आप कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होता है, कोर्ट के निर्देश कर सकते कि नहीं हटाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं है? क्यों बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, चलिए। अब अच्छा इसमें चलो डिवाइड किया कुछ इन्होंने, लेकिन मैं तुम्हें ना इसको छोड़ के देखो एक सवाल आता है, फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो है देखो फंडामेंटल राइट्स जो है ना मुख्यतः तो स्टेट के खिलाफ है, स्टेट से हमारी प्रोटेक्शन दे रहा है कि हमारा जो सरकार है हमारा शोषण ना कर ले, उसके होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो हमें पब्लिक या प्राइवेट के यानी इंसान के खिलाफ भी हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, आर्टिकल 17 वगैरह जो है, ठीक है, जो स्टेट और की जैसे मतलब छुआछूत का है तो ना स्टेट कर सकती है ना प्राइवेट इंसान कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्शन हमें दे रहा है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो पहले क्या है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया जाता है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं, जो बताया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन मुख्यतः वो स्टेट के विरुद्ध होता है, मेन काम स्टेट के विरुद्ध है। जैसे अनुच्छेद 15(2)
केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थल अथवा इसमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य डिस्क्रिमिनेशन करने में से राज्य और व्यक्ति दोनों को रोकता है। ऐसा नहीं कि आप जॉब दे रहे हो, मैं अगर प्राइवेट आदमी, मैं मतलब कोचिंग है मेरी, मुझे कोई रिक्रूटमेंट करनी है, मतलब टाइपिंग के लिए मुझे बंदे चाहिए, 2 बंदे चाहिए, ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं सिर्फ ना मेरे लखनऊ वाले ही होने चाहिए या मेरी जाति के होने चाहिए, फला जाति के नहीं होने चाहिए, फला धर्म के नहीं होने चाहिए, तो मैं नहीं कर सकता। ये सरकार तो कर ही नहीं सकती, मैं भी नहीं कर सकता ये काम ये, ठीक है। ये अलग बात है कि इंटरनली तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन हाँ टेक्निकली यहां पे देखो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म या इसमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य डिस्क्रिमिनेशन करने से राज्य और व्यक्ति दोनों को रोकता है। ये चीज हो गई है, ठीक है। अब एक चीज और 17 हो अस्पष्टता का होगा, ठीक है, अस्पष्टता का अंत। ये नहीं सरकार ने बोला कि नहीं हम हॉस्पिटल बना रहे हैं इसमें दलित नहीं जाएगा, ये नहीं कर सकता। और ना कोई प्राइवेट कर सकता है कि मैंने हॉस्पिटल बनाया तो उसको दलित नहीं जाएगा, ये नहीं कर सकता। स्कूल्स हो गए, अब ये सब काम तो दोनों को रोक रहा है, प्राइवेट को भी और सरकार को भी और लोगों को भी। तो ये याद रखना है, देखो आर्टिकल्स 15, 2, 17, 23 ये सब आपसे यही पूछ ले बस, ठीक है ना। 23 में क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सरकार भी नहीं कर सकती आपका शोषण और पब्लिक भी नहीं कर सकती। ये बंधुआ मजदूरी हो गई जैसे थी, ये नहीं कि मैंने टीचर पकड़ लिया बोल पढ़ाओ बेटा तनख्वाह नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है ना, वो नहीं हो सकता। और बच्चों के नियोजन का प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे छोटे होते हैं, छोटे, हाँ, उनको खतरनाक जगह पर तुमने फैक्ट्री में लगा दिया या केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग डिटेल में। और तो ये सब किसके खिलाफ है, राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ है। तो ये 4 हैं, 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है। फिर एक केवल नागरिकों के लिए अधिकार। अच्छा, इसमें 2 चीजें आ गई हैं, आप यहां समझना। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, 2 समझना, एग्जाम में सवाल आया हुआ, ध्यान रखना इस बात का। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन को दिया हुआ है, जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ उनको मिलता है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो सबको मिलता है, ऑल का मतलब है कि कोई पाकिस्तानी घूमने आया है हिंदुस्तान टूरिस्ट बन के, तो कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो सबको मिलेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो, अब जैसे कि यहां पर देखते हैं केवल नागरिकों के लिए धर्म के आधार पर ये भेद करना, तो ये सिर्फ हमारे लोगों के लिए है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कोई बंदा बाहर से आ जाए उसके लिए नहीं है। या जॉब देना, अवसर की समानता, पाकिस्तानी आके ये नहीं हो सकता कि यार मुझे तो जॉब चाहिए, मुझे क्यों हटा रहे हो यहां से, या मैं ही क्यों आकर यहां पर थाने में आकर हर दिन आकर अपनी एंट्री करूं, ये इंडियंस बाकी इंडियंस क्यों नहीं आ रहे हैं, अब इस तरह का। तो वो नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ हमें अधिकार हमारे नागरिकों के लिए है, समझना पड़ेगा, ठीक है। या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पाकिस्तानी आके नहीं बोल सकते यहां पे कि मुझे पूरे अधिकार है, ठीक है, कि मैं कुछ भी बोलूंगा ना, वो सिर्फ सिटीजन के लिए है। आप बोलो लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते आपके, ठीक है। या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी इंडियन के लिए, कि कोई अगर मान लो कोई माइनॉरिटी है, इंडिया की माइनॉरिटी है, तो वो कर सकती है, वो क्लेम कर सकती है, लेकिन कोई बाहर का आके क्लेम नहीं कर सकते नहीं मुझे तो मिलना ही मिलना चाहिए इस तरह से करने के लिए। या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि हाँ, ठीक है। चलिए अब यहां पर समझो एक और, लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये सब सवाल हैं, ध्यान रखना बेटा, ये सब सवाल आए हुए हैं, इसको मैंने जो इस तरह से पूछे जाते हैं उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कर दिया है इसको, ठीक है। जैसे कि आपातकाल, इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति इन 2 अनुच्छेदों को छोड़कर सभी मूल अधिकार पर को निलंबित कर सकता है। देखिए हाँ, बेसिक ये सवाल कई बार आता है कि भाई इमरजेंसी लग गई, जब अटैक हो गया, चाइना ने अटैक कर दिया हमको, हमारे ऊपर, ठीक है, तो जैसे चाइना अटैक करती है तो इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल लगता है, आर्टिकल 352 लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। चाइना अटैक किया, लग गया, ठीक है। अब उस जैसे लगेगा सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म, बट ये 2 रह जाएंगे, उसके बावजूद भी ये 2 रह जाएंगे, सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म बट 2 रह जाएंगे। और ये बोला गया था, हाँ ये तो अलग चीज है, ये उसको इसमें ये बात बोली गई है में कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति इन 2 अनुच्छेदों सभी को निलंबित कर देगा, ये बात 59 में बोली गई है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी ये है, नेशनल इमरजेंसी ये है, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये जरूरी क्यों है समझते, इसको इस संदर्भ में समझते हैं, वैसे तो बहुत कुछ समझाऊंगा मैं आपको। चाइना ने अटैक कर दिया है, युद्ध हो रहा है,
ठीक है, पुलिस आकर पकड़ ले आपको कि तुमने तो जासूसी की है, तो उस समय भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, क्योंकि जब सारे फंडामेंटल्स खत्म हो चुके हैं, पुलिस का कंट्रोल ज्यादा है, तो पुलिस आपका शोषण ना कर दे इस समय आपका झूठों में। तो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण कि भैया मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ, प्रूफ दिखाओ, सब कुछ करो, वो सिस्टम तो हो जाए। अगर मान लो वो भी खत्म हो गया तो कोई शोषण कर सकता है आपका, तो फिर ठीक है ना। इसलिए ये आर्टिकल बहुत जरूरी रखा गया है कि चाहे इमरजेंसी भी लग जाए तो भी कम से कम आपको कोई पुलिस आपको शोषण ना करे आपका, और पुलिस ही करेगी सबसे ज्यादा शोषण क्योंकि उसके पास पावर भी है। और आप बताओ, पुलिस को जानबूझ के कमजोर रखा जाता है। पुलिस हमेशा से अंडर एम्प्लॉयड होती है, मतलब लोग कम रहेंगे, अंडर स्टाफ कम रहेगा, रिसोर्सेस कम रहते हैं उनके पास, तनख्वाह कम रहे उनकी। ऐसा क्यों? और ये इंटेंशनली होता है ताकि वो डेडिकेटेड रहे सर। सर वो किसी को बिना गलती का मतलब उसको सब कुछ मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। मैं देखो, नेताओं को सिर्फ पुलिस से डर लगता है, क्योंकि पुलिस ही एक चीज है जो नेताओं को पकड़ सकती है। वही तो उनके पास आम पब्लिक क्या औकात है आम पब्लिक की, तो क्योंकि पुलिस ठीक, आज सरकार आपकी है, ठीक है, कल चेंज हो गई तो पुलिस वाले, यही जो पुलिस वाले आज नीचे हैं, कल आपको पकड़ सकते हैं। तो पुलिस जो है या जुडिशरी भी समझ लो, दोनों जो नेताओं को, जो उनकी पावर को काउंटर कर सकती है या जो उनको प्रॉब्लम में कर सकती है, तो जुडिशरी कर सकती है, पुलिस कर सकती है। इसलिए जानबूझ के दोनों को थोड़ा सा दबा के रखा जाता है। रियलिटी है, ये सच्चाई है कि अल्टीमेटली नेता जो होते हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर है, क्योंकि जुडिशरी बहुत मजबूत हो गई तो नेता कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना, गड़बड़ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नहीं मतलब गड़बड़ मतलब कुछ भी हो सकता ना भाई। इंदिरा गांधी चुनाव जो हुआ जिसमें उनको गड़बड़ हो गई थी, उनका जो जहां से जीत के आई थी वो सीट उनकी निरस्त कर दी गई, उनकी जो उनका रिजल्ट निरस्त कर दिया गया था, इमरजेंसी लगाई थी। ये तो पता ना कि क्या हुआ था, चुनाव हुआ यह था कि रायबरेली से लड़ती थी इंदिरा गांधी, रायबरेली से लड़ती थी ना, अमेठी से लड़ती थी, रायबरेली से लड़ती थी। हुआ यह था कि चुनाव प्रचार करना था, ठीक है, और इंदिरा गांधी का कोई मतलब सरकारी अधिकारी था कोई, वो अब नौकरी छोड़कर चाहता था कि इंदिरा गांधी के लिए काम करे कांग्रेस पार्टी में। बात ये हो रही है, ठीक है भाई। अब वो बंदे ने रेजिग्नेशन देना ही था, क्योंकि बिना आप रिजाइन किया नहीं कर सकते। हुआ ये कि वो बंदा जब गया तो सुबह उसने प्रचार में काम शुरू कर दिया और रिजाइन शाम को किया। सुबह काम किया, रिजाइन शाम को किया, ठीक है। लेकिन जब सुबह कर रहा था तो सरकारी अधिकारी था, मतलब एम्प्लॉय था। अब इंदिरा गांधी जीत गई इलेक्शन, जीत गए तो जो हारे हुए बंदा था उसने कोर्ट केस कर दिया कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है, तो इनका जो मेंबरशिप है निरस्त की जाए। और ये प्रूफ भी हो गया कि हाँ भैया, जो बंदे ने रिजाइन किया था वो शाम को किया था, सुबह नहीं किया था। और सुबह जब वो था तो वो उस समय सरकारी कर्मचारी था, वो कोर्ट ने निरस्त कर दिया। जब कोर्ट ने बैन लगा दिया इंदिरा गांधी के ऊपर, उनकी मेंबरशिप भी खत्म कर दी। अब इंदिरा गांधी को दिमाग हो गया खराब, तब हाँ फिर इंदिरा गांधी ने लगाई इमरजेंसी बाद में, ठीक है, और कोशिश की कि किसी तरह जुडिशरी जो है ज्यादा से कंट्रोल में आ जाए। इसलिए जो ये स्वर्ण सिंह कमेटी बनी उसमें जुडिशरी की पावर बहुत कमजोर की गई, क्योंकि जुडिशरी तो है ना भाई, आम आदमी के बस की बात थी कि इंदिरा गांधी को कुछ कर देने की, लेकिन जुडिशरी में जज ने देखो हालत खराब कर दी उसकी, ठीक है। तो इसीलिए जुडिशरी को कमजोर रखते हैं कि नहीं, ज्यादा पावरफुल कर दोगे तो ये दिक्कत कर देंगे। और यही हालत पुलिस की भी है। तमिलनाडु में दो पार्टियां हैं, डीएमके और एआईडीएमके। तो थोड़ा मैं लेट 90s की बात कर रहा हूं, अब तो दोनों ही नेता नहीं रहे दुनिया में। एक है जयललिता और एक करुणानिधि डीएमके और जयललिता एआईडीएमके। अब दोनों में 36 कहां खड़ा, 5 साल ये बनते थे, 5 साल ये बनते थे, और जैसे ही 5 साल ये बने इनकी बैंड बज जाए, और जब ये बने तो इनकी बैंड बज जाए। यही चलते चला आ रहा था। तो अब पुलिस जो, मतलब मुझे याद है कि जैसे ही जयललिता सीएम बनी
करुणानिधि को रात के 2 बजे पुलिस आके उठाकर सोते में उठाकर ले गई है। अब पुलिस की तो हिम्मत है ये, पुलिस अपने काम कर रही है, लेकिन है तो पुलिस की हिम्मत ना। अरे जब तक होता रहेगा तो सुबह होती रहेगी फंडामेंटल राइट का आनंद तो उस रात। और उसके अंदर क्या करुणानिधि के साथ जो हुआ, उनकी सास भी उसी घर में थी, बेचारी इतना डर गई कि वो उनको हार्ट अटैक हो गया और वो मर गई। है तो भी इंसान ना, मतलब मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ मेरे कहने का संदर्भ यहां पर ये है कि पुलिस और जुडिशरी नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए जानबूझ के किया जाता है सब चीजों को लेकर। बट ये भी तो अपनी ड्यूटी करते ना ड्यूटी करते हैं, उनके राइट्स इतने ज्यादा ना कि ड्यूटी इस तरह की है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो लोग, मैं नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं, मतलब उनकी ड्यूटी इस प्रकार की जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बस ये इसलिए तो कि ज्यादा ना उनको पावरफुल होता है कि ड्यूटी बजाने पे आ जाए तो हमारे बैंड बजाते हैं। फिर मैं आपको सिर्फ एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले आके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि हाँ भाई ये भी होता है। इसीलिए बेचारे पुलिस वाले सैलरी बहुत कम रखते हैं, ओवर टाइम करते हैं, है ना। 8 घंटे की ड्यूटी वाले बंदा 16 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। बताओ कहां पर हालत मतलब खराब रहती है। तो इसलिए कि बिजी रहे, खाली दिमाग रहेगा तो कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई जेल में डाल दिया आपको तो भाई चाहे इमरजेंसी हो या कुछ हो, आपको ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के समय भी नहीं होता है, ठीक है। और ये 44 संविधान संशोधन में, ये 44 तुम्हें है, देखो यानी कि समझो इस 1978 देखो हुआ क्या यहाँ पे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें इंदिरा गांधी ने वही सब कुछ किया, बहुत बदलाव किया, इसमें जुडिशरी को कमजोर किया, सब कुछ किया, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई 78 में, मोरारजी देसाई बन गए। उन्होंने कहा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उन्होंने पूरे चीजें बदलाव नहीं किया, कुछ चीजों को बदलाव किया। उसमें एक पॉइंट जोड़ दिया, क्योंकि इमरजेंसी के समय पर लोगों का बहुत शोषण हुआ था, बहुत लोग जेल में डाले गए थे, ठीक है। तो उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, इमरजेंसी के समय भी 2 ये आर्टिकल्स जो है बने रहेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में खुद सब जेल में थे, मोरारजी देसाई से लेकर हर जेल में थे। अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी भी क्लेम करते कि वो जेल में थे, लेकिन पता नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन क्लेम तो उन्होंने भी किया था। अरे किया था, उन्होंने फोटो डाली थी सरदार बना के, वो मतलब भाग रहे थे, कि उन्होंने कहा था कि मैं इमरजेंसी में मैं छुप के अंडरग्राउंड होकर मैं पहुंचा था। वो क्या होगा, क्या दिक्कत है, झूठ केस में क्या है। वो तो सदियों से चला रहा है अंडरग्राउंड वाला, इसलिए मोदी जी ने किया तो है, मोदी ने कहा तो क्या ही होगा फिर, ऐसा जरूरी नहीं है सर। झूठ क्यों बोलेंगे बताओ भाई। वो है तो आरएसएस के आदमी ना, वो तो जुड़े तो हैं, और कांग्रेस पावर में है, तो भाई लॉजिकल बात भी है कि छुप रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, कोई गलत तो कुछ नहीं है। मैं तो उसमें कुछ हंसो मत यार। पार्टी के लिए नहीं होता ही भाई, जैसे अगर आप इमरजेंसी लगेगी और आप दूसरी पार्टी की हो तो भागोगे तो है ही ना यार, छूट क्या इसके अंदर है। और वो पिक्चर आई थी अभी उसकी, हैं नायक नहीं, वो पिक्चर नहीं विवेक ओबराय की, मोदी जी वाली पिक्चर बनाई थी, जो मोदी जी के ऊपर बनाई थी। तो उसमें मैं पिक्चर देखने की हिम्मत तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन मैं ट्रेलर में मैंने देखा कि वो सरदार बन के भाग रहे हैं, तो उसमें देखा कि वो लगता है वो चीज़ उन्होंने कवर की हुई है। चलो अब देखो सकारात्मक मूल अधिकार और नकारात्मक मूल अधिकार, 2 अधिकार हैं। इन अधिकारी को, इन फंडामेंटल जो कि हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। और समझना इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इससे पहले हमें पहले समझते हैं, हमें सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव था ना, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, सेक्युलरिज्म। तो पॉजिटिव वाला कौन सा है, नेगेटिव वाला कौन सा, पहले बता दो। जो इंडिया है, क्या करता है इंडिया वाला, किसी भी धर्म को सबको बराबरी से बढ़ावा देना। दिवाली की छुट्टी चाहिए ले लो, ईद की छुट्टी चाहिए ले लो, बकरीद चाहिए ले लो, क्रिसमस चाहिए ले लो, ठीक है, सब ले लो। तो पॉजिटिव हो गया बराबर से। और नेगेटिव कौन सा है, फ्रांस का आ गया, किसी का दिवाली चाहिए भागो यहाँ से, ईद चाहिए भागो यहाँ से, सबको भगा, सबसे बराबरी दूर रखना, क्या मतलब सबसे बराबरी से दूर रखना। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, मेंस में आया था। और अब इसी का फंडामेंटल राइट्स का पॉजिटिव और नेगेटिव है। क्या बोल रहा है, समझना, लाइन को समझना क्या बोल रहा है। लाइन बोल रहा है
अधिकार आपको कार्य करने के लिए बढ़ावा देते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे राइट्स जो कहते हैं शाबाश कम ऑन करो। तो आर्टिकल 19 बोलने का अधिकार, चलो करो, बोलो बोलो बोलो, अच्छा है ना। और 25 से 28 धार्मिक वाले जो हैं उसको, ठीक है ना, ये बढ़ावा दे रहे हैं, शाबाश कोई बात नहीं, हम लोग नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गया, अभी इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और जो नेगेटिव है वो कह रहे हैं कार्य को रोकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकते हैं कि किसी को पैदा होने के नस्ल पे, जाति के आधार पर नहीं कर सकते। और 15, 16, 21 से बाकी 17 में भी अच्छा आएंगे सब, 17 भी तो है, रोकता ही तो है, ठीक है। वो सब बाकी जितने भी हैं, ये आदि का मतलब है सब, ठीक है, जो रोकते हैं कि ये तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले कह रहे हैं करो करो, ये नेगेटिव वाले कह रहे हैं रोको रोको, बस क्या है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना इसको कि कौन कौन से आर्टिकल्स को कहाँ जाएंगे। तो पूछ सकता सवाल कि कौन से पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स है, कौन से नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स हैं, सवाल बस ये है। तो ये मैंने चार जो ये जो मैंने बनाया है ना, ये टेबल समझ लो कि 4-5 क्वेश्चन नहीं, समझ लो। हाँ, ये मैंने बस गागर में सागर भरा हुआ है, ठीक है ना। अब सवाल कैसे भी आता है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हाँ हाँ रुको, ठीक है। होशियार क्या हुआ? चलो आगे बढ़े। मूल अधिकार न्याय योग्य है बिल्कुल है। इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर रो सकते हो आगे, ठीक है, कि भैया हमें तो लूट लिया, हमें लगाओ का, तो ठीक है, बोलने नहीं दिया जा रहा है अधिकार को, हमें बोलने का अधिकार बना है या कुछ भी करे, तो आप कर सकते हो। नॉन जस्टिसेबल कौन है? प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी पैसे पढ़ो ना, डीपीएसपी और एफआर, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज पूरे। प्रियम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन मतलब इनका हनन होगा तो रो नहीं सकते आप, बस सिसक सकते हो, बस कमरे में बंद रो सकते हो। कहाँ आप कोर्ट में नहीं आ सकते। कोर्ट जाने के लिए सिर्फ अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा चलो चलो चलो, अगर मान लो फंडामेंटल राइट्स में हमें कुछ संशोधन कराने हैं, कुछ वैसे तो कई बार हुआ भी है, ठीक है, और हमने ये पढ़ा कि भाई अगर होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक और पूछता हूं आपसे, मैं पढ़ाया था करंट अफेयर्स में पढ़ाया था आपसे कि कौन सा शेड्यूल है जहां पर अगर उसमें वो लिस्ट आ जाएगी उस शेड्यूल के अंदर तो वो जुडिशियल रिव्यू से बच सकता है। 9 शेड्यूल पढ़ा था ना वो, कि 9 शेड्यूल में जो लगभग 250 up to 54 थे ना, कितने थे, 265 ऐसे लगभग थे, 250 कानून ऐसे हैं शेड्यूल का है ना, 9th वाली है, इसमें 250 कानून ऐसे हैं जिस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। मतलब कोर्ट में जाकर आप रो नहीं सकते। ये पढ़ाया करंट अफेयर्स मैंने आपको, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु हुआ यह था कि एक 2007 का केस आया, IR कोलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कौन सा केस था वो, उसमें यह बोला गया था कि चलो भैया मान तो लिया आपने, शेड्यूल लाइन बना दिया, बट फिर भी ये बेसिक स्ट्रक्चर का छेड़छाड़, मतलब ये कानून आप बना रहे हो, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं दोगे, तो चाहे कुछ हो जाए उस बेसिक स्ट्रक्चर का तो ध्यान देना ही पड़ेगा। सरकार ने थोड़ा शाला बनी, सरकार ने कहा कि हर कुछ जुडिशियल रिव्यू चला जाता है, कोर्ट के बाद चला जाता है, तो कुछ बचने का रास्ता बनाओ। तो उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, कानून बनाया कि भाई शेड्यूल 9 में जो लिखा होगा उसमें जो जो कानून है उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते आप। ये मतलब पार्लियामेंट ने जुडिशरी पर एक मतलब थोड़ा सा और कर लिया। जुडिशरी ने एक अच्छा बेटा, मैं भी दांव लगाता हूं, जुडिशरी ने एक और दांव लगाया 2007 में कि ठीक है तुमने बना लिया क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर तुम वो छेड़छाड़ कर लोगे। वो 9 जजों की बेंच थी, बड़ी बेंच थी वो,
ठीक है। तो आपको कानून आते समय ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अमेंडमेंट हो गया। अब इसी तरह से अगर अमेंडमेंट होना है तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 368 में जो तरीका बताया गया है उसके तहत ही फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और भी है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जिसमें स्टेट्स को नाम चेंज करना, बाउंड्री चेंज करना सब करना है। इसीलिए जो ये चेंजेस यहां पे होते हैं उनको हम संवैधानिक संशोधन नहीं कहते, जो इसके तहत होंगे बस उसको ही बोलते संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें नहीं होता, इसलिए स्टेट का नाम चेंज, सवाल आता है, कई बार आया हुआ है, अगर कोई नया स्टेट बन रहा है, कोई नया नाम डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसका मतलब संविधान संशोधन नहीं कहेंगे उसको लोग, नहीं, वो इसके तहत करते हैं तो बदलाव हो गया, पर वो संविधान संशोधन नहीं है, वो बदलाव है बट संशोधन नहीं है, ठीक है। ये चीज समझना बहुत मुश्किल हो रहा है बैठना नहीं, अच्छा चलो ठीक है। एक और समझ लो, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल, अच्छा इसको थोड़ा जब हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 352 पढ़ेंगे ना, लेकिन उसको डिटेल पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। हाँ भाई, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सॉरी कब लगेगी इमरजेंसी, तो लगेगी वॉर के समय पर या इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर, कि एट द टाइम ऑफ वॉर या इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखो ये वर्ड लिखे हुए थे, ठीक है, कि भैया अगर युद्ध हो रहा है तो ये आर्टिकल 352 लगा सकते हो, या कुछ अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप लगा सकते हो। अब ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब डिस्टर्बेंस का मतलब क्या भाई, कि 4 लोग खड़े हो जाएं तो भी वो भी डिस्टर्बेंस ही तो होगा ना, है ना, मारपीट हो गई, क्या ऑटो के किराए को लेकर लड़ाई हो गई, 2 औरतें लड़ने लगी आपस में, तो भी डिस्टर्बेंस ही तो है ना, मतलब आप कोई फिक्स नहीं कर सकते। तो जैसे ही इंदिरा गांधी को जब इमरजेंसी लगानी तो इंदिरा गांधी ने इस चीज को पकड़ लिया और इमरजेंसी लगा दी। अब सुनो, लगा दी, ठीक है, लगा दी, 2-2.5 साल ऐश भी कर लिया। जब हटे हैं तो 44वें संविधान संशोधन से ये हुआ कि भाई कोई मिसयूज ना कर पाए इमरजेंसी को, तो इन्होंने बोला कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला शब्द हटाकर आर्म्ड रेबेलियन कर दिया, मतलब वॉर और आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, कि हथियार बंद, कि नक्सली आकर बंदूक से गोली चलाएं तो ही आप इमरजेंसी लगाओगे, 4 लोग खड़े हो जाएंगे तो वो नहीं मान सकते उसको, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आर्टिकल इसको और पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आ गया है तो कर दिया, ठीक है। क्या लिखा है, अच्छा ये बोल के, हाँ ये समझो, युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मुद्दत स्वतः निलंबित हो जाते हैं अगर युद्ध हो रहा है, परंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात के दौरान नहीं होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब समझ लो कि ये फंसाने वाली लाइन है, ये फंसाने वाली लाइन है। अगर युद्ध हुआ तब तो आपका आर्टिकल 19 के तहत जो राइट्स हैं वो निलंबित हो गए, अगर युद्ध हुआ। लेकिन मतलब 352 ना, आर्टिकल 352 ना, अगर युद्ध हुआ तो आपका ये गया, लेकिन इंटरनल मतलब वही सशस्त्र विद्रोह हुआ, आर्म रेबेलियन, तो आपका आर्टिकल 19 निरस्त नहीं होगा। भाई मान लो नक्सलियों ने अटैक कर दिया, वो झारखंड में ही है या उड़ीसा में ही है, ठीक है, वहीं लड़ रहे हैं, तो उस समय लखनऊ में बैठ के आप क्यों की बोलती बंद की जाए, आप बोलो। लेकिन हाँ, चाइना से लड़ाई हो गई, पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, तो आपको चुप रहना पड़ेगा आपको। बस ये लाइन को समझने की कोशिश करना, बस कि क्या वो, क्योंकि एग्जाम में ये पूरा पूछेगा, ठीक है ना, इसको पढ़ो समझो, अगर नहीं समझना समझ लो कि अनुच्छेद 352 यानी नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई जा रही है, अगर वो तब लग रही है जब युद्ध हो रहा है, तब आर्टिकल 19 गया, मतलब निलंबित हो गया। लेकिन अगर
वो सशक्त विद्रोह के कारण लग रही है तो नहीं जाएगा। बस समझना इस बात को, ठीक है। ये एग्जाम में सवाल ऐसे बनते हैं। चलिए अब आ गया अंतिम लाइन। विश्वेश्वरनाथवाद यानी कि केस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता। जैसे आप सुसाइड वाले केस में है, ठीक है, मैं मरने जा रहा हूं, इसीलिए सुसाइड के जो केस है एकमात्र ऐसा क्राइम है जो अगर हो जाए तब तो कोई जेल नहीं है, सजा नहीं है। अगर नहीं हुआ तो जेल है आपको। भाई अगर आपने सुसाइड कर ही लिया तो किसको जेल डालोगे? मतलब सुसाइड एक ऐसा एकमात्र क्राइम ऐसा है इसके हो जाने पे कोई सजा नहीं है, और लेकिन बच गया खुदा ना खास्ता फिर तो गए हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मैं बताई पहले कहानी सुनाई भी है। हमारे एक दोस्त है, उनके दोस्त एक कैस्परस्काई नाम की कंपनी में जॉब करते थे, जो कि आपका एंटीवायरस की कंपनी है, रशियन कंपनी है कैस्पर, बहुत बड़ी कंपनी है, और नीदरलैंड में जॉब करते थे। एक स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग की कि अपने एम्प्लॉय को ओवर पे करो, ठीक है। जैसे मार्गो उसकी स्किल के हिसाब से सैलरी है 50,000 रुपया मार्केट, कुछ कंपनियां करती हैं वो 75,000 दे देंगी। अब जैसे 75,000 दिया तो ये बंदा गुलाम बन गया, क्योंकि उसको पता कि अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो 50,000 मिलेगी, यहाँ 75 मिल रही है, और ज्यादा पैसा किसको पैसा पसंद नहीं है, ठीक है। तो बंदा जो है वो एक्स्ट्रा काम करता है, जरूरत से ज्यादा काम करता है, एक तरह का शोषण करने का तरीका भी है, ठीक है। 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जब बहुत काम कराया उससे तो डिप्रेशन चला गया, वो बहुत प्रेशर में डिप्रेशन चला गया। नीदरलैंड में है और इतना डिप्रेस हुआ कि वहीं पर उसने नदी थी, उस नदी में कूद गया, सुसाइड के नाम में कूद गया, ठीक है। लेकिन वहां की पुलिस थोड़ी जागरूक थी, ठीक है। उन्होंने देख लिया कूदते हुए, पकड़ लिया उसको, बचा लिया उसको किसी तरह से, उसे बचा लिया। बचाने के बाद उसको इलाज कराया गया, फिर उसका 6 महीने की जेल हुई उसको, वो 6 महीने जेल में रहा, फिर उसको छुड़ाया गया। तो सुसाइड अटेम्प्ट की थी ना उसने, छुड़ाया गया। उसके बाद उसको फिर कंपनी के कहने पर उसको फिर इंडिया भेज दिया गया। अब वो पैसा कम कमा रहा है लेकिन सुकून से कमा रहा है, यहां रह रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर वो मर जाता तब तो किस्सा ही खत्म, लेकिन क्योंकि बच गया था तो जेल तो उसको होनी थी, ठीक है। तो अब ये है कि त्याग नहीं कर सकते आप, ये नहीं हो सकता कि भाड़ में जा रखो अपना फंडामेंटल राइट अपने पास, मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भैया सिर्फ व्यक्तिगत हित नहीं है आपका। आप अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो तो मोहल्ले के बच्चे भी तो आप पे उस पे हो रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे डर जाएंगे यार, ठीक है। तो व्यक्तिगत हित नहीं वरन लोक नीति के रूप में पूरे समाज को ध्यान में रख के बनाया जाता है। आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स कहने को व्यक्तिगत है आपका, लेकिन पूरे सोसाइटी को देख समझ कर रखा जाता है। और क्योंकि हर एक व्यक्ति, अभी देखो ना वाला एक केस हुआ है, अरे वो श्रद्धा और आफ्ताब वाला, अब कितना इंपैक्ट पड़ेगा बताओ, सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब अगली बार कोई फ्रिज से पानी पीने से डरेगा आदमी निकाल के। बंदा ने उसी फ्रिज में पानी की बोतल भी रखी थी जिसमें वो कटी हुई लाशें रखी थी। मैं बड़ी हिम्मत है यार, अगर पता केमिकल साफ करके रखा, बहुत मतलब मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो बॉडी को रख के ऐसा। उसने कहा कि मैंने शेफ का 6 महीने का काम किया था मैंने, तो मुझे पता था किस तरह चिकन काटा जाता है। और चिकन काटना और आदमी काटना नहीं मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर ने भी तो ये चीज कही थी कि उसने बोला फ्रूट्स काट के, अच्छा वैसा हुआ था ना, हाँ डॉक्टर ने बोला था। फ्रूट्स सुबह काट रहे थे, मॉर्निंग में ओवर कॉन्फिडेंट बंदा, मतलब जवाब से पहले ही मतलब वो सब कुछ बोले जा रहा है। अब देखो एक इंसिडेंस जो होता है वो किस तरह से प्रभावित करता है सब चीजों को। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ है कि जो राइट्स हैं या जो इंसिडेंस है, घटना है, वो सिर्फ उसको एक संदर्भ में मत लो, उसको पूरा ओवरऑल संदर्भ में लेने की जरूरत पड़ती है कि क्या है क्या नहीं है, कानून फिर बनते हैं, ठीक है। तो आप चाह के भी अपना फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं छोड़ सकते, और ये ऐसा विश्वेश्वरनाथवाद में बोला गया है। तो ये केस याद रखें ना, कि केस पूछ ले तो आपसे लिख पाओ आप लोग, ठीक है।